वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सदर ट्रंप के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकात। अमेरिका में शहबाज शरीफ की IMF के सदर से भी मुलाकात। अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान पर तालिबान का जवाबी सख्त रद्द अमल। फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप का नोबेल इनाम गजा से मशरूत कर दिया। दुनिया की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर दिफाई तज्जियाकार कामरान यूसुफ साहब। इसके अलावा कब्जा माफिया के खिलाफ मरियम नवाज की हुकूमत ने शिकंजा सख्त कर दिया। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कायम। वजीर आला का पंजाब में जमीनों पर कब्जे के केसेस के लिए अलग अदालतें बनाने का ऐलान। फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। अहम तफसीलात शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान में आइस नशे के इस्तेमाल का खौफनाक इंकशाफ। 16 करोड़ नौजवान खतरे में। पाकिस्तानी लड़कों और लड़कियों को ड्रग्स सप्लाई करने वाले 40 नाइजीरियन गिरफ्तार। अफगानिस्तान में आइस बनाने की फैक्ट्रियां लग गई। पाकिस्तान से किन ममालिक को मंशियात भेजी जा रही हैं। एंटी नारकोटिक्स अफसरान के कौमी असेंबली दाखिला कमेटी में सनसनीखेज इंकशाफात। जबकि दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत ने इनका पीछा ना छोड़ा। नूर आलम खान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। रुकने कमेटी आगा रफीउल्लाह का चेयरमैन कमेटी से शिकवा। सेनेट खजाना कमेटी में कस्टम अफसरान की यूनिफॉर्म का मामला भी उठ गया। वजह क्या बनी, कमेटी इजलासों की एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे रऊफ लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस वक्त एक अहम वर्ल्ड इवेंट जो है वो जारी है। US में यूनाइटेड नेशंस का 80th जो इजलास हुआ, उसमें उसके साइडलाइंस पे एक जो और अहम मीटिंग थी वो थी इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ, जिसमें पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई। हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्जियाकार कामरान यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान साहब, ये बड़ी अहम जो इजलास UN का जारी है, इसमें जो एक अहम मीटिंग है वो इस्लामी जो ये मुस्लिम ममालिक हैं इनके साथ मीटिंग है। और इस मीटिंग का एजेंडा जो है वो गजा के हवाले से किसी सोल्यूशन पे आना है। क्या कोई हल सामने आया है, कोई ऐसी न्यूज सामने आई है कि क्या इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है? देखिए, अभी तक तो इसकी जो एक्चुअल आउटकम है उसका तो कोई पता नहीं चला, लेकिन इसका एजेंडा यही था कि इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है और जो कुछ इजराइल कर रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर कैसे दोबारा जंगबंदी की जाए, ये बुनियादी मकसद था। और खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने जब कहा कि उन्होंने कोई 32 के करीब आज मुलाकातें की हैं, लेकिन उनके ख्याल में सबसे अहम मुलाकात आज उनकी ये जो मुस्लिम दुनिया के जो अहम रहनुमा है उनके साथ हो रही है, इसको उन्होंने अहमियत दी। और उन्होंने इस बात पर ऑब्वियसली वो इजराइल का जो पर्सपेक्टिव है उसको ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो हॉस्टेजेस हैं इजरायलीज, उनको अगर बाजियाब करवाने में कोई ममालिक रोल प्ले कर सकते हैं तो वो यही ममालिक हैं, मुस्लिम दुनिया के इन्फ्लुएंशियल हैं जो एक रोल प्ले कर सकते हैं। नेचुरली जाहिर है कि जो फलस्तीन का इशू है और जो गजा की सूरत हाल है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। माजी में भी एक कोशिश होती रही, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह हल नहीं निकला। तो एक कोशिश जरूर है और आई एम श्योर कि जो मुस्लिम दुनिया के ये जो ममालिक हैं अहम ममालिक हैं और उसमें पाकिस्तान की जो शिरकत है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की का जो किरदार है मिडिल ईस्ट की और मुस्लिम दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें खुलकर अब सामने आया है। माजी में किसी जमाने में कहा जाता था, पुराने डिप्लोमेट से भी मैं सुनता था कि OIC को बुनियादी तौर पर हम ही लीड करते थे, लेकिन फिर हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई कि अपने ही जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं, हमें कोई अहमियत नहीं देते थे। लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान की जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो बेहतर हुई है और पाकिस्तान की इस इजलास में शिरकत जो है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि ना सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। ये जो मीटिंग है इसको ट्रंप ने कहा प्लान टू एंड द वॉर, और इसमें जो है मुसलमान एक जो आइडिया सामने आया है US मीडिया में ही ये जो है वो देखा जा रहा है वो ये कि मुस्लिम ममालिक जो है उनकी एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो गजा की सिक्योरिटी को जो है वो संभाले। पहली बात ये कि ये प्लान वायबल नजर आता है, और दूसरा ये कि ये जाहिर है ये प्लान ऐसा तो नहीं है कि नेतन्याहू की मर्जी से जो है वो नहीं आगे बढ़ेगा, तो वो भी मान जाएंगे इस पे? इसमें आई थिंक जो बुनियादी यहाँ पर नुकता है अमेरिका का भी और उसके अलावा जो इजराइल है, इजराइल कहता है कि जो हमास का बिल्कुल वो वजूद नहीं चाहते किसी भी सूरत में, और हमास को हर सूरत में वो खत्म करना चाहते हैं। और यही वजह है कि कहते हैं कि जब तक हमास खत्म नहीं होता तो वो ये ऑपरेशन खत्म नहीं करेंगे। और कहते हैं कि गजा अगर सीज फायर होनी है तो हमास का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो आई थिंक ये उसका एक ऑल्टरनेट है कि
में अगर हमास मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाती है या विड्रॉ कर लेती है अपना, उसका वजूद खत्म हो जाता है, तो फिर गाजा की सिक्योरिटी तामीर नौ के लिए जो मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें अरब ममालिक भी हैं, इंडोनेशिया ने तो ऑलरेडी ऑफर किया है कि वो 20,000 अपने जो फौजी हैं वो भेजने के लिए तैयार हैं। तो ये बेसिकली अमेरिका भी ये चाहता है, ये मुतबादिल है। अब उसमें सबसे अहम सवाल है कि क्या हमास और उसकी गाजा में और जो भी अभी भी पजीराई मौजूद है, तो क्या एज अ एंटिटी वो अपने आप को खत्म कर देंगे, वो मुकम्मल तौर पर विड्रॉ कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ा इसमें सवालिया निशान है। और एक्चुअली जो भी ये ट्रंप की तरफ से बात सामने आई है, या ये जो टास्क फोर्स की बात हो रही है, तो आई एम श्योर कि इसमें इजराइल भी ऑन बोर्ड होगा, क्योंकि अगर और उसमें लेकिन क्विड प्रो को यही है कि माइनस हमास अगर बाकी ममालिक मुस्लिम दुनिया की टास्क फोर्स बनती है तो शायद उसके लिए वो तैयार हो जाए। बट अगेन ये कोई इतना आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरह से होता है कि हमास को खत्म कर दिया जाता है, तो जो फलस्तीन के अवाम है, गजा के जो अवाम है, उसको किस तरीके से परसीव करेंगे, वो एक आई थिंक बहुत बड़ा इशू है। जी जी, कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर आपने भी देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब की और इसाक डार साहब, एक प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी ट्रंप साहब के साथ एक मुलाकात हुई है, छोटी सी मुलाकात, 1 मिनट से भी शायद कम होगी, लेकिन उसको बड़ा एक हुकूमती सर्कल्स में कामयाबी के तौर पर समझा जा रहा है कि अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब और ट्रंप साहब जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मिल भी गए, थम्स अप भी हो गया। तो अब नाकदीन उनके ये कह रहे हैं कि शायद एक बहुत बड़ी लॉबिंग के नतीजे में शायद कोई लॉबिंग फर्म हायर की गई थी, उसको पेमेंट्स की गई थी, तो उन्होंने ये कोई उनकी 40-50 सेकंड की या वट टाइम की उनकी मीटिंग उन्होंने अरेंज कराई। आप इसको कैसे देखते हैं कि कोई उसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी, लॉबिंग थी, पैसे थे, या हमारी अहमियत थी तो इसलिए मुलाकात हुई है उनकी? देखिए, लॉबिंग तो अमेरिका में लीगली अलाउ है और बिल्कुल पाकिस्तान ने लॉबियस्ट हायर कर रखे हैं। और जो मेरी पास मालूमात है, आई थिंक 2 तरह की चीजें हैं कि आमतौर पर जो भारत के बारे में कहा जाता है कि उसको जितना सेटबैक मिला है कि वो ज्यादातर काम करते रहे व्हाइट हाउस के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने जो काम किया, जो एक इन रोड बनाया, पाकिस्तान ने काम किया मारा लागो जो फ्लोरिडा में इनका पाम बीच है ट्रम्प का। ये ऐसे ही समझ लें जैसे अगर आप शरीफ खानदान को देखें, जो ड्राइव एंड जो फैसले होते हैं वो ज्यादा मोतबर होते हैं बनिस्बत इस्लामाबाद के। तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हमने स्मार्टली प्ले किया है। जिस तरह स्टीव विटकॉफ जो उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं और मशरक़ी वस्ता के उनके स्पेशल एडवाइजर भी हैं, उनके साथ पाकिस्तान ने इन रोड की। ये जो मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो अरब और इस्लामी दुनिया के ममालिक के साथ जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात से पहले जो इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो ये वहां पर मुलाकात हुई है 36 सेकंड की। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से मुलाकात थी, लेकिन उससे जो बड़ी खबर है, आई थिंक आज मैंने खबर भी की है, वो कल व्हाइट हाउस में 25 तारीख को बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पर जा रहे हैं और उनकी अलग से बायलैटरल मीटिंग हो रही है, एंड दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। तो ऐसा नहीं है कि वो जो अगर 36 सेकंड की अगर एक फुटेज सामने आई है जो हेलो आई हुई है तो वही मुलाकात है। असल मुलाकात तो आपकी कल होनी है। तो उस लिहाज से तो आई थिंक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पिछला अगर आप बाइडेन का दौर देखें तो वो तो किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से फोन तक पर उन्होंने बात नहीं की, व्हाइट हाउस तो दूर बुलाना बात है। तो मेरा ख्याल में इररिस्पेक्टिव के जो हमारे अंदरूनी जो भी हालात हैं, लेजिटिमेसी के क्वेश्चन हो इस गवर्नमेंट के ऊपर, बाकी जितनी भी चीजें हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के सम और दी अदर वो लॉबिंग भी है, बाकी मामलात भी हैं कि हमने ट्रंप तक हमारे लोगों की आउटरीच हुई है और उसके नतीजे में चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के अपेरेंटली अभी तक तो हक में वो जा रही हैं। वैसे कैसा देखा जाएगा न्यू दिल्ली में कि पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं उनको उन्होंने लंच पे बुलाया, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको उन्होंने बुलाया है, तो ये अगेन जो मोदी साहब और ट्रंप साहब की इस वक्त एक टग ऑफ वार चल रही है, ये उसके बैकग्राउंड में है या हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है या बायलैटरल हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स इस तरह के हैं? अमेरिकन चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड करें जो माजी में ये चीज़ें नहीं थी। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये बिजनेस से मुलाकातें हैं, बायलैटरल मुलाकातें हैं, या अगर ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी जिसका आप भी कहते रहते हैं, ज़रा मोदी साहब एंड कंपनी को दिखाने कि भाई साहब इस वक्त ये पाकिस्तानी फौज हो या पाकिस्तानी ये सियासी लीड हो तो हमारे इनके साथ तल्लुकात भी हैं, लंच भी बनाते हैं, डिनर भी कराते हैं इनको। देखिए, मल्टी पर्पज होता है इसका, एक नहीं कि सिर्फ कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव है। जाहिर है कि उसमें कई उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव जो इस वक्त भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हैं और ट्रंप की जो अप्रोच रही है वो दबाव डाल रहे हैं भारत के ऊपर कि अपने आप को टैरिफ के हवाले से भी और रशिया से जो तेल खरीदते हैं, और उसमें उनको पता है, इतने तो वो आई थिंक जानते हैं
कि पाकिस्तान उनकी छेड़ है, पाकिस्तान के जरिए, और हर मुल्क मेरे ख्याल में ये काम करता है, जहां पे उनका कोई वीक पॉइंट हो तो उसको वो एक्सप्लोर करते हैं। बट आई थिंक अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो चले हम एक बायस हमारी होती है, इंडिया हमारा राइवल है तो हम उस पर तनकीद ही करेंगे, बट इस मरतबा अदरवाइज तो हम बड़े मोतरफ थे कि उनकी जाहिर है कि डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन जेन्युइनली आई थिंक जब से मोदी आए हैं और पिछले जो कुछ हुआ है, इंडिया की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी खास करके पाकिस्तान से मुताल्लिक, वो पूरी तरह नाकाम हो गई है। और वहां पर जो सेनर वॉइसेज हैं वो इसका इजहार कर रहे हैं। और उसकी आप एग्जाम्पल देखें कि पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, पूरी दुनिया में अपने वफूद भेजे, पाकिस्तान को पहले भी आइसोलेट करने की बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने स्टेप अप किया एफर्ट। उसके बाद क्या नतीजा निकला? आज पाकिस्तान दोबारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ, रिवाइव हो गए हमारे ताल्लुकात। फिर जो प्राइम मिनिस्टर की एक और जो फुटेज सामने आई, कतर के अमीर हैं, जॉर्डन के किंग हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, एटलीस्ट उस वीडियो में तो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बड़ी बात वो गौर से सुन रहे हैं। आप इसका पहले तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। फिर व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाना, दावत देना, तो ये जो तमाम इमेजेस हैं, अब दिल्ली में बैठ के अगर कोई भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके दिल पर तो छुरियां चलेंगी कि ये हमने इनको आइसोलेट किया है, हम तो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करें। इनको तो एम्ब्रेस कर रहा है अमेरिका भी, इनके साथ जो अरब ममालिक हैं वो भी दिफाई ताउन करने के लिए तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है। चीन के साथ तो हमारे वैसे ही ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं। ऑन दी अदर हैंड जो रशिया है वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया जो है, जो उसने आमतौर पर कहते हैं कि जो गड़ा हमारे लिए खोदा था, शायद इस वक्त वो खुद उसमें गिर गए हैं। और पाकिस्तान आपको इस गेम में नजर आ रहा है। इंडिया ने पूरी कोशिश करके देखी है। मैं आज उनको भी सुन रहा था, उनको शशि थरूर साहब का मेरा ख्याल क्लिप था कि वो जब मिले हैं कांग्रेसमैन से यूएसए में, तो उन्होंने ये भी बताया कि आपके किसी इंडियंस ने हमें तो अप्रोच नहीं किया, ना लॉबिंग किया। हालांकि इंडियंस की बड़ी हम हमेशा बात करते हैं कि कांग्रेस में सेनेट बड़ी उनकी लॉबिंग थी, तो उस पर भी वो थोड़ा सा मायूस थे कि इंडियन जो वहाँ के हैं वो भी उन्होंने कोई इंटरेस्ट जाहिर नहीं की। जैसे अच्छा, दूसरी तो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ करते रहते हैं, वहाँ से हमारे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करते रहते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं या उनकी जो कांग्रेस तक है। सो इस रवैये को आप कैसे देखते हैं, इस एटीट्यूड को, कि वो समझते हैं कि इंडियन जो है उन्होंने इस दफ़ा हमारे हक में लॉबिंग नहीं की, जो लोकल, और वो कहते हैं बड़े इन्फ्लुएंशियल उनके वो थे, और पाकिस्तानी जो हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पॉलिटिकल हुकूमतों के खिलाफ वो बड़ी कामयाबी से वो भी लॉबिंग कर लेते हैं। सर असल में आई थिंक जो इंडिया को जिस चीज ने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, एक तो उनकी एरोगेंस, दूसरा आई थिंक कंप्लेसेंसी। वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में वो कहते हैं कि अब क्योंकि भारत को चाहिए अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन को रोकने के लिए, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जो मर्जी हो जाए। और पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई इतना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है कैपिटल हिल में, वॉशिंगटन में। तो उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान के साथ तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं अमेरिका का, तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आई थिंक उस कंप्लेसेंसी ने और उस एरोगेंस ने उनको मारा है। ऑन द अदर हैंड आई थिंक पाकिस्तान प्लेड देयर कार्ड्स वेल। और मैंने जो आपको बताया कि जो मेरे पास भी मालूमात हैं कि हमने एक गैर रिवायती तरीका अपनाया, बजाय इसके कि व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं डिप्लोमेसी सिफारतकारी के जरिए अप्रोच करते हैं, हमने जो मारा लागो जो उनका रायवेंड है उन लोगों को अप्रोच किया जो डायरेक्ट रेमंड मॉडल, आप ये कह रहे हैं रेमंड मॉडल हमने वहां भी अप्लाई किया है, वहां पे यूएसए में? जी बिल्कुल अप्लाई किया है। आई थिंक उससे यही तो बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज था कि अमेरिका जो भारत है वो ये काम करता रहा कि जी व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट में, लेकिन जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं ये कोई उस तरह के सदर तो है नहीं कि ये लोगों की बात सुनते हैं। ये तो बेसिकली बादशाह हैं। इनके दिमाग में जो बात आती है, जो करीब इनके लोग हैं वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं। तो जो सबसे करीब उनके लोग थे, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, स्टीव विटकॉफ की मैंने बात की, पाकिस्तान ने उन लोगों को अप्रोच किया, वो लॉबियस्ट थे। बाकी जो चैनल्स हमने यूज किए उससे पाकिस्तान ने डायरेक्ट इनरोड किया ट्रंप तक, जिसका पाकिस्तान को फायदा हुआ। याद होगा कामरान, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो जैसे आपने कहा जाति उमरा मॉडल है, मरी मॉडल भी है, वही सेम शरीफ फैमिली का जो मरी में फैसले करें या जो उसमें रेमंड में करें तो उनकी ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है। एक साइड पे तो हम ये देख रहे हैं, लेकिन माजी में इसी तरह की गुफ्तगू अगर आपको याद हो, जुल्फी बुखारी साहब भी करते थे कि मेरे भी वो कहते थे कि जनाब के ट्रंप के जमात के साथ, कुशनर के साथ मेरा ख्याल है बड़े तल्लुकात अच्छे हैं, उनकी फैमिली के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ। वो लंदन से जहाज लेके जा भी रहे थे जब वो इलेक्शन जीते थे, मैं जाके सारी चीजें मैं ठीक कर लूंगा। तो लॉबिंग तो वो भी करते रहे हैं सर ट्रंप के साथ, पीटीआई वाले। फिर इनके पास ऐसी क्या गीदड़ संगी थी कि ये कामयाब हुए और पीटीआई जो है वो ट्रंप साहब से एक ट्वीट भी नहीं करवा सके, बात भी नहीं कर सके, इशू भी। हालांकि उनसे तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप साहब आ रहे हैं, और यहाँ तो बड़े बड़े दानिश्वर कह रहे थे कि जनाब ट्रंप के आने से पहले रिहा कर दें आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्या आप बंदा बात करे। तो
तो हाउ डू यू सी दैट के उनकी क्यों नाकाम हुई है और इनकी क्यों कामयाब? बात पैसे की थी, पैसा तो दोनों साइड पे था सर। लेकिन उसमें जो बुनियादी नुकता है ना कि जब आप पावर में होते हैं और अपोजिशन में होते हैं, बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। अब अमेरिका को मैं ये पहले से कहता आ रहा हूँ, आई थिंक बहुत से मेरे दोस्त इलेक्शन से पहले ये जिक्र करते थे कि जी जैसे इमरान खान बहुत बड़ा इशू होगा। मैंने हमेशा ये मेरा कंसिस्टेंट व्यू ऑन रिकॉर्ड कि पाकिस्तान यूएस जो रिलेशनशिप है उसमें इमरान खान बड़ा इशू नहीं है, एक छोटी सी डिस्कशन पॉइंट हो सकता है, वो भी उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि अगर उसमें अमरीकी इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं या उनको फायदा पहुंच रहा है। अदरवाइज जो इक़्तिदार में लोग होते हैं और अमेरिका का अगर ये इनको पता था कि अगर कोई भी उनके इस रीजन के अंदर इंटरेस्ट है और जो मौजूदा सेटअप है वो सिविल हो या मिलिट्री हो, अगर वो उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए या जहां अमेरिका को लगता है कि हमारे इंटरेस्ट के लिए ठीक है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि एक शख्स जो जेल में पड़ा है कि उसको जेल से रिहा करवाएं, उसको दोबारा इक़्तिदार में बिठाएं और फिर वो सारा काम करें। अगर उसके बगैर ही वो उनका काम हो रहा है तो ये बहुत फर्क होता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं, जब आपने फैसले करने होते हैं, और एक शख्स जो एक वीक फुटिंग पे होता है। तो ये बहुत बुनियादी फर्क है कि आप एहतजाज करवा के कांग्रेसमैन से खत तो लिखवा सकते हैं, जिसकी कोई करारदादें पास करवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जिन्होंने फैसले करने हैं वो तो फैसले कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन जो हार्ड कोर ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो इमीडिएट उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, उसको देख के कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान के केस में जो इससे पहले सेंटकॉम के चीफ थे माइकल ए कुरेला, उनके पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके साथ बड़ी जबरदस्त पुरानी एक इक्वेशन थी, उन्होंने भी रोल प्ले किया। और जो उन्होंने कांग्रेस में भी जो बयानात दिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस के हवाले से, तो पब्लिक परसेप्शन के लिए या पब्लिक को खुश करने के लिए जुल्फी बुखारी या पीटीआई दो चार बयानात दिलवा के कांग्रेसमैन या सेनेटर से कह तो देती थी कि जी हाँ हमारे हक में बहुत हो गया, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि अमेरिका में एक आध सेनेटर से कांग्रेस से बयान दिलवाने से कोई पॉलिसी नहीं तब्दील हो जाती। तो पॉलिसी तो एक्चुअली व्हाइट हाउस में बननी है या उनकी जाती उम्र में बननी है। वो जो पॉलिसी बन रही थी तो उसमें मौजूदा जो सेटअप है उनको लगता था कि वो हमारे लिए बेहतर है और वही चीज क्लिक की है। जी कामरान साहब, दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बगराम एयरबेस के हवाले से एकदम से ट्रंप का इंटरेस्ट क्यों नजर आ रहा है? दूसरा ये कि अफगानिस्तान की हम बात कर ही रहे हैं तो आपने इस हवाले से लिखा भी है, जो इस वक्त दहशतगर्दी बढ़ती हुई दहशतगर्दी है उसमें अफगानिस्तान के रोल को हम कैसा देख रहे हैं, और आगे फ्यूचर में जो हमारे रिलेशनशिप हैं अफगानिस्तान के साथ वो आपको किस तरह के नजर आ रहे हैं? वो इसके अंदर एस्पेक्ट हैं। तो बगराम एयरबेस की बात की, अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि जी इसे हमने वापस करना है, तालिबान का रिस्पॉन्स भी आया है जी। और उसमें प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि वो ले पाएंगे? मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक खदशा पाकिस्तान में ये जरूर भी पाया जाता है कि आप जो अफगान तालिबान है इनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। अगर अच्छी कीमत लगे, अगर कोई अच्छे डॉलर ऑफर करेंगे, यू नेवर नो कि वो किसी बहाने कोई भी कुछ करके वो वापस आ जाए। बट बगराम की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ी है। पूरे इस सबसे बड़ा बेस था, नेटो भी यहाँ से ड्रोन सब यहाँ से ऑपरेट करते थे, एक्चुअली रशियंस ने बनाया था। फिर 9/11 अटैक के बाद इसको डेवलप किया फर्दर अमेरिका ने और गैर मुल्की अफवाज ने। तो उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। वहां बैठकर आप साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना इसको तमाम मॉनिटर कर सकते हैं। बट इमीडिएटली उनका वापस आना दैट रिमेन्स टू बी सीन। अगर वो वापस आते हैं तो उसमें अगेन वो जो बेस है पाकिस्तान के बगैर चलना भी नामुमकिन है, क्योंकि तमाम जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो पाकिस्तान से होकर जानी है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। दूसरी अफगानिस्तान की जहां तक ताल्लुक है, आई थिंक कुछ अर्सा पहले एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि शायद बातचीत के जरिए मामला हल हो सकें। बट दोबारा से एक जो वेव है दहशतगर्दी की, और लेटली जिस खबर का आपने जिक्र किया वो मैंने की, उसमें बताया गया है कि हालिया जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसमें 70% जो दहशतगर्द उसमें मुलविस पाए गए वो अफगान नेशनल थे, जो पाकिस्तान के हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है कि अब बाकायदा तौर पर जो अफगान शहरी हैं वो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के खिलाफ इन हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। और आज एक और जो डेवलपमेंट हमने देखी कि अब एक OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप भी बन गया अफगानिस्तान के ऊपर, और आज उसका इनॉग्रल इजलास न्यूयॉर्क में भी हुआ है। तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज, रीजन के कंट्रीज उनके साथ मिलकर एक कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड जो एक एफर्ट है वो कर रहा है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को बावर कराया जा सके कि वो इन दहशतगर्दों की जो पुष्ट बनाई है वो करना छोड़ दें। बट अपेरेंटली मुझे ये लग रहा है कि शायद हालात मजीद कशीदा हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार, हमें अपडेट कर रहे थे इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का जो 80th इजलास जारी है उस हवाले से, जहां पे शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। और जैसा कि कामरान साहब ने बताया कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो शहबाज शरीफ साहब और ट्रंप की बायलैटरल मीटिंग जो है वो 25 तारीख को यानी कि थर्सडे को जो है वो होने जा रही है। इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वो हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक नहायत ही अहम इशू पे हम बात करेंगे। आज कौमी असम्बली दाखिला कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें ख़तरनाक किस्म के जो है वो इंकशाफात किए गए। ये इंकशाफात किए गए आइस का नशा जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है उस हवाले से। जो 16 करोड़ नौजवान हैं वो इस वक्त ख़तरे में है। आइस का नशा ना सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है बल्कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा मंशियात दुबई और शारजा भी स्मगल की जाती हैं, ये भी इंकशाफ किया गया। और अफगानिस्तान की मंशियात पाकिस्तान के रास्ते भी स्मगल जो है वो की जाती है। तो ये एक बड़ा खतरा जो है वो बताया जा रहा है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह जो है ये एक नहायत ही कॉमन चीज़ जो है वो अब नज़र आ रही है यंगस्टर्स के दरमियान। क्लासर साहब वहाँ पे मौजूद थे। क्लासर साहब, क्या किस किस्म की जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड की गई वहाँ? मैं ना कल से थोड़ा सा, हालांकि मैं पहले भी कहता हूँ, सहाफ़ी जो है ना खबरें सुन सुन के स्कैंडल चीज़ें थोड़े से थिक स्किन हो जाते हैं, डीट हो जाते हैं, मोटी खाल हो जाती है। और हम इस तरह की खबरें ज़्यादा वो नहीं डिस्टर्ब नहीं करती। रोज़ का काम है, अगर हम डिस्टर्ब हो तो खबर क्या करेंगे? डॉक्टर की तरह, नर्सेज की तरह या फौज की तरह, फौजी भी ऐसे होते हैं, पुलिस वाले हो गए, थोड़ा सा आपको थिक स्किन होना पड़ता है। लेकिन कल जो मैं एक गुफ्तगू कल हमने की थी, जो इस मुल्क में मियां आमिर महमूद साहब और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने बताया था कि इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, जिसकी कम इम्प्लीकेशंस का हमें अंदाजा नहीं है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर होने का क्या मतलब है। 2.5 करोड़ की फोर्स तैयार है जो कल को इलिटरेट है, स्किल्ड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास जॉब्स नहीं है, नौकरी नहीं है, हैव्स नॉट है, कल को आपकी खुशहाली के लिए खतरा है। दुनिया भर में हमेशा देखे जिन लोगों ने जंगें की हैं, कब्जे किए हैं, वो पहाड़ों से उठे हैं, डेजर्ट से उठे हैं, हैव्स नॉट थे, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, उन्होंने पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया, जिन्हें आज हम ग्रेट वॉरियर्स कहते हो। मंगोल्स हूँ, सेंट्रल एशिया या अब डेजर्ट के जो भी जहाँ से कौमें उठी हैं, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि हमेशा ये जंगें जो लड़ी गई हैं ना, इसके पीछे इकोनॉमिक्स और भूख खड़ी हुई थी। जिनके पेट भरे हुए हो ना, वो किसी पे ना हमले करते हैं, ना डाके मारते हैं, ना चोरियां करते हैं। उसमें एक सियासी एलीट को अलहदा कर देते हैं जो कानूनी कवर लेके करते हैं। दैट्स अनदर थिंग। कल वहां पे उन्होंने बताया कि आपके 44% जो है स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, कि बच्चे जो हैं जिनको ग़िज़ा पूरी नहीं, जो ज़हनी जिस्मानी तौर पर प्रॉपर एक एज ए मैन के तौर पर ग्रूम ही नहीं हो रहे, लिहाजा वो इस काबिल नहीं होंगे कि आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ऊपर से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, जिसको कल जॉब्स मार्केट में किसी ने कुछ नहीं देना, उन्होंने आपकी खुशहाली छीन लेनी है। अगर वो लोग हम समझे बैठे कि हमारे बच्चे पढ़ के तो इंग्लिश मीडियम कर ली, नौकरियां ले ली, तो टॉप गन बड़े गाड़ियां, कॉलेज, मतलब एनके तो शीशे वगैरह, लश पश, टिक टाक, तो कहते हैं आपकी सहूलत या आपकी अयाशी नहीं रहेगी, आपकी खुशहाली आपकी दुश्मन बन जाएगी। लिहाजा उस 2.5 करोड़ बच्चे को स्कूल भेजें, उस 44% की ग्रोथ नहीं हो रही, उस पर भी तवज्जो दें, जिसको कोई नहीं दे रहा। ये कल का डिप्रेशन था कि कुछ नहीं हो रहा। आज चले गए हैं जनाब ये फाइनेंस कमेटी, नहीं सॉरी, इसकी दाखिला कमेटी में, वहां पे आज उस DGFIA भी आए हुए थे, रिफा साहब आए हुए थे, फिर उसके बाद तलाल चौधरी साहब भी आए थे, मिनिस्टर आए हुए थे, फिर उसके बाद आपके पुलिस वाले भी, इस्लामाबाद पुलिस भी आई हुई थी, सो सब वो भी थे, MNA सारे लोग थे, आगर रफीउल साहब थे, नबील कबूल साहब, कादिर पटेल साहब, शर्मिला साहबा थी, फिर नसीर अब्बास साहब थे, फिर नशीन इफ्तिखार साहबा थे, सो सारे लोग थे। अच्छा, फिर वहां पे खुरम नवाज जो चेयरमैन है, बड़ी वेरी प्रोडक्टिव बट वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। मसलन उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की आबादी जो है 25 करोड़ में से 16 करोड़ आपका यूथ है। यूथ में से मोस्टली जो इस वक्त वो ड्रग बैरन्स को वो बहुत बड़े पोटेंशियल बायर लगते हैं कि ये बायर क्लास है। 16 करोड़ का कि यूथ ही हमेशा मोस्टली ड्रग्स की तरफ जाती है, वो कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, स्कूल्स हों। और उनका ये बताना था जो टन्नू के हिसाब से ये ANF ने, जो मतलब एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है, उसके अगर डायरेक्टर जनरल साहब, DG साहब और ब्रिगेडियर साहब भी है, तो उनने जो ब्रीफ किया वहां से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जनाब टन्नू के हिसाब से हमने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बाहर से हमने ड्रग्स पकड़ी हैं जो लड़कों और लड़कियों को सप्लाई की जा रही थी। पहले हम सुनते थे लड़कों का, नया फिनोमेनन आ रहा है कि लड़कियां भी वो कहते हैं ड्रग्स ले रही हैं, वो भी उसी तरीके से, जितना सिगरेट हो, आइस हो। मैंने तो ऐसे ऐसे आज नाम सुने हैं नशों के, मैंने जिंदगी में नहीं सुने। मतलब हम तो 2-4 ही जानते हैं, हीरोइन सुन ली, उसके बाद कुछ चर्च सुन ली, चर्च से याद आया, सुन लें जरा, मतलब वो जिक्र हो गया। इज़हारुल हसन साहब, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने कहा कराची में दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है जहां सबसे ज्यादा चर्च पी जाती है। एक कराची की, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, पहला कौन है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ज्यादा है, उसके बाद आपके कराची में सबसे ज्यादा चर्च पी जाती है। और उस पर उन्होंने, नबील कबूल साहब ने कहा कि मैं लियारी से हूँ जनाब, हर गली मोहल्ले में, उन्होंने कहा मुझे पता है, मेरे साथ चल रहे हैं, वहां पे वो पी जा रही है, मतलब बिजनेस हो रहा है, ड्रग का बिजनेस हो रहा है। नसीर अब्बास साहब थे, उन्होंने कहा मेरा गाँव का कहते हैं MNA है, उन्होंने कहा हमारे गाँव में शुरू हो चुकी है, क्योंकि सस्ता नशा है ना, ये सस्ता, वो चर्च का सस्ता नशा है, चर्च से सस्ता नशा। उसकी बात है, बाकी तो आइस वगैरह सबसे ज्यादा महंगी है। पहले हीरोइन होती थी, अफीम होती थी, अब वो पीछे रह गए, आजकल आइस जो है ना वो आगे चली गई है। तो वो कह रहे थे अब लड़कियां, यूनिवर्सिटी की लड़कियां वो कर रही है, नशा कर रही है, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, ये ड्रग्स का सुन लें, अफगानिस्तान में ड्रग की फैक्ट्रीज लग गई हैं,
इसकी फैक्ट्री आपके अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इज ए क्लोज्ड कंट्री, उनको ट्रांजिट चाहिए, ट्रांजिट के लिए पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, यहाँ से फैमिलीज ढूंढते हैं, लोग ढूंढते हैं, सारा पाकिस्तान एक बिकम चुका है, हब बन चुका है। और तो नाइजीरिया से आपको बैग पकड़ा तो मेरा कजन चाचा यार उसके 4 कपड़े लेते जो 2 और उसमें सारी की सारी वो ले जाते हैं, ड्रग्स जैकेट है इसके ऊपर आइस लगा देते हैं या आपको अफीम लगा देते हैं, कोकेन हीरोइन जो है उसमें आपको कोटिंग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तरीके आ गए। एक यहाँ कराची की फैमिली गई थी कुछ साल पहले, उनको जूते में हवाई चप्पलों में उन्होंने ड्रग्स दी थी और पूरे एयरपोर्ट में पकड़े गए थे बेचारे, बच्चों समेत। काफी सख्त चेकिंग होती है सऊदी अरब ANF तो करती है, बेचारे कुछ ना कुछ निकल ही जाते होंगे, ये तो वो हैं जो पकड़े जाते हैं। सऊदी अरब में पूरी फैमिली पकड़ी गई थी जूते हवाई चप्पलों में, उन्होंने उनको दी थी कि ये चप्पलें पहन के, जब वो दूसरे जूते नहीं पहनते होते सऊदी अरब में, पहन के 17-18 लोग थे, मुझे याद पड़ता है, ये कोई 8 से 10-12 साल पहले की बात है, बहुत बड़ी स्टोरी यही थी। सारे बच्चों समेत औरतों समेत पकड़े गए थे, सब के सर कलम हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनकी जान छूटी थी। अभी भी उन्होंने कहा कि हमने एक सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी फैमिली को बड़े मुश्किल से रिट्रीव किया है वहां से, कि वो इसी तरह फंस गई थी। एक श्रीलंका में फैमिली फंसी हुई है, ये तो वहां पे हैं जो इसी तरीके से ड्रग्स के कैरियर के तौर पर यूज हुए। और सुन लें, उन्होंने कहा जनाब एयरपोर्ट पे हमने एक कपल को पकड़ा है, नौजवान कपल को, 1.5 साल का बच्चा साथ था, उनके पेट से 60 ड्रग के कैप्सूल निकले हैं जनाब अली। अंदाजा करें कि इस मुल्क में और हमारी ये प्रायोरिटीज हरगिज नहीं है, ये कोई प्रोग्राम नहीं करता, कोई इस पे बात नहीं करता। आप और मैं बात भी करें देखेगा कोई नहीं। उन्हें इमरान खान चाहिए, उन्हें शहबाज शरीफ साहब चाहिए, उन्हें मिलिट्री पे बात चाहिए, उन्हें फील्ड मार्शल साहब पे बात चाहिए, उन्हें जनाब बिलावल पे बात चाहिए, जरदारी पे बात चाहिए, और इनकी वो चाहिए। इसके अलावा कुछ सुनने को, कुछ करने को तैयार है। 60 कैप्सूल खतून के पेट से भी निकले, जो 1.5 साल का बच्चा साथ है, जरा उनको दाद दें। और साथ में वो निकले हैं उनके हस्बैंड के। और जो उन्होंने नंबर्स बताए हैं कि ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये वाले उनके एक्सरे किए जाते हैं एयरपोर्ट पे, ये जो समझ के जाते हैं ना, सारे एक्सरे होते हैं कि इनके पेट में क्या है, जो बाहर सऊदी अरब जा रहे हैं, दीगर। सबसे ज्यादा जो इनको इस ड्रग जो ये सप्लाई हो रही है पाकिस्तान से, वो आपकी GCC कंट्रीज में हो रही है, मिडल ईस्ट में हो रही है, गल्फ के कंट्रीज में, दुबई, शारजा, ये सबसे ज्यादा आपकी डेस्टिनेशन है। फिर जैसे मैंने आपको और नाम बताएं, फिर हम कहते हैं वीजे आपको रोक दिया जाता है। वीजों से याद है, नौशीन इफ्तिखार साहब ने कहा एक बात समझाएं कि हमें वो दुबई वाले वीजे नहीं देते, ये कहे कि जनाब के यहाँ पे ये कुछ लोग आते हैं भीख मांगते हैं, हाँ। तो आप अफगानों को क्यों दे रहे हैं वीजे, वो ट्रांजिट के तौर पर यूज करें। आप दाद दें कि उन 40 नाइजीरियन को आपने वीजे कैसे दिए हैं, कोई लोकल स्पॉन्सर होगा, उनको वीजे हमारे फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट्स ने दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ा गया। इन नाइजीरियन से पूछना था भाई आप पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं भाई। और पहले पाकिस्तान में होते थे ये नाइजीरियंस, आज के नहीं आ रहे। इसके बावजूद अगर फॉरेन ऑफिस के कुछ लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब मिले हुए हैं, तो मुफ्त में तो कोई वीजे नहीं दे रहा। फिर हमारे फॉरेन ऑफिस के कुछ अफसरान जो हैं, जो वहां बाहर बैठे हुए हैं, पोस्टिंग है, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों ने इनको कैसे, कहां से आपको उनको वो दे दिए। सो जनाब आज जो वहां पे उन्होंने चीजें बताई हैं, एक अब मतलब मैं तो सुन के बड़ा वो हुआ हूँ, बहुत ही खतरनाक, मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ कि इस वक्त आपके लड़के लड़कियां पेरेंट्स के लिए अर्ज है, बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल, हाँ जी। मेजॉरिटी ऑफ, हम खुद बच्चों वाले हैं, हमें अंदाजा इस बात का, अपने बच्चों पे आंख रखें आपके। और अच्छा, पहले लड़कियों का नहीं सुनते थे, ये नया डेंजरस ट्रेंड है, लड़कियां भी उतना ही वो कर रही हैं। व्हाट्सएप पे आपको मिल रहे हैं, टिकटॉक है, सोशल मीडिया के जरिए इसकी मार्केटिंग हो रही है। अब आप अच्छा कोरियर के जरिए हो रही है, लोकल कोरियर के जरिए हो रही है, और इस तरह से मंगा लेते, मतलब मंगा लें, एड्रेस दें, कोरियर वाला आपको आके दे जाए। इंटरनेशनल कोरियर शुरू हो गई है। आज बड़ा अच्छा सवाल उठाया इजहारुल हक साहब ने, इजहारुल हसन साहब ने, ख्वाजा ने, उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा बड़ा ट्रक कराची में एंटर होते हैं किसी जगह, इतना बड़े साइज से अंदर भूसा बड़ा हुआ है, उसके अंदर बोरियां हैं, पता नहीं असला है, ड्रग्स हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। दिस कंट्री हैज बिकम मतलब एक फ्री फॉर ऑल बन चुका है, और इनको किसी को एहसास ही नहीं है कि आपके नौजवान नस्ल, मतलब 16 करोड़ बच्चा आपका नौजवान यूथ इस वक्त आपका रिस्क पे है। और मैं दाद देता हूं, 40 नाइजीरियन आके इस बिजनेस को यहाँ कंट्रोल कर रहे थे। पाकिस्तानी लड़के लड़कियों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इन चीजों पर उनको ड्रग्स, उन्होंने गिरफ्तारियां भी की हैं, 1500 लोगों को गिरफ्तार किया। ये आ जाएंगे जमानते करवा के, इसको कितना टाइम लगना है। बहुत जरूरी है इस दौर में कि पेरेंट्स जो हैं वो चेक रखें जरूर, प्लीज जो है वो डिस्टर्बिंग सिचुएशन। मैं सीरियस बता, जो मैं आज सुननी है ना वहाँ पे ब्रीफिंग आई, मतलब मैं वहाँ से डिस्टर्ब हो गया। नाज़रीन, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं। इसके अलावा भी एक काबीना कमेटी, कौमी असेंबली काबीना कमेटी का जो इजलास हुआ, उसमें क्या डिस्कस हुआ दोहरी शहरियत के हवाले से, उस हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। मैं चाहूंगी कि आप कौमी असेंबली काबीना कमेटी में जो है वहां भी मौजूद थे और वहां एक अहम इशू जो डिस्कस हुआ वो ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शरीयत का मामला जो है वो काबीना कमेटी में उठा दिया गया है और रुकन काबीना कमेटी आगा रफीउल्लाह ने एक बार फिर अफसरान की दोहरी शरीयत का मामला जो है वो वहां पे डिस्कस किया। आप मौजूद थे वहां पे, इसकी क्या डिटेल्स हैं? इमरान मगराना साहब भी थे वहां पे जी। उन्होंने वहां पे ज्यादा चीजें इमरान मगराना साहब ने कवर की। अब उसमें दो चीजें, ये आपने कहा ना उठा दिया उन्होंने, बिल्कुल आपने तो ठीक सवाल किया। ये आज का नहीं उठा हुआ, ये 17 वर्ष हो गए इसको उठे हुए। उस वक्त से चल रहा है कि पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेसी है ये यहाँ पे ये कमाती है और घर और शरहियत बरूने मुल्क लेती है। उस ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा था कि पुर्तगाल में ले रहे हैं माल, यहाँ से बना रहे हैं, पुर्तगाल में ले रहे हैं। और पुर्तगाल में बहुत बड़ा एक साबिक यहाँ पे ग्रेड 22 का सेक्रेटरी था, उसके बारे में मुझे पता चला है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है कि वहां पर उन्होंने पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स को प्लाट खरीद के दे रहे हैं। पुर्तगाल में उन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा। वो अलहदा इनको लेके दे रहे हैं कि अब आप आए। सो एक काम वहां शुरू हो चुका है। फिर प्लस ये आपकी या डेस्टिनेशन कनाडा थी, यूके था, अमेरिका था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीज वर द फेवरेट डेस्टिनेशन। पुर्तगाल इज ए न्यू एंट्री। वहां पे आज उन्होंने आगा रफीउल्लाह साहब ने और नूर आलम साहब ने ये कहा जनाब कि हमारे ऊपर तो कदगने हैं कि हम नहीं कर सकते, ये पॉलिटिशियन जो है तो ब्यूरोक्रेट्स को कैसे कर रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा हिदायत दी थी कि लॉ लाए जाए, कानून लाया जाए। यहाँ पे सुगरा इमाम साहब ने बड़ी कोशिश की थी, बिल नहीं थी सेनेट में, वो पास नहीं करवा सके। सवाल ये है नूर आलम साहब से और अगर रफीउल्लाह साहब से, बातें ठीक कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये कानून आप बना दे, वो भी तो आपने ही निकालना है। आपने कानून बना, पहले कानून तो आपने ही बनाया हुआ ना कि एमएनए से या पार्लियामेंटेरियन वजीर जो है डबल नेशनलिटी नहीं रख सकते। तो ये कानून क्यों नहीं बना रहा? ब्यूरोक्रेट नहीं बनने दे रहा। आप जरा अंदाजा करें, हंड्रेड्स ऑफ आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, कमाते यहाँ से, बच्चे बैठ सेटल किए हुए, घर ले लिए। एक डीएजी था यहाँ पे, उसने कनाडा में $20 लाख का बाशो घर ले लिया, बच्चे शिफ्ट करके दोबारा आके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। यहाँ पे इतना पैसा आ रहा है आपके पास, ये मुल्क ऐसे 150 अरब का ये मकरूज नहीं हो गया। 8000 अरब आपने सूद देना इस साल, ये कर्जे ले लेके, ये कर्जे सारे किधर जा रहे हैं? इनसे पूछा जाए ना कि हाउ यू आर अफोर्डिंग योर लाइफस्टाइल, या बहर में कैसे बच्चे शिफ्ट रखे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने पॉइंट आउट किया, लेकिन बात वही आ जाती है कि ये कानून जो है वो फिर बनाया जाए। और ख्वाजा आसिफ ने तो बल्कि ये भी कह दिया था कि उनके पास नाम जो है वो मौजूद है, कि वो नाम जो है वो देख सकते हैं कि किस किस ने पोर्चुगल में जो है वो शहरियत ली। बताएंगे नहीं। हाँ, बताया, लेकिन बताया नहीं। वो बार्गेनिंग चिप है, वो डर है, खौफ है, तलवार रखी हुई कि ये आपने किया तो हम ये करेंगे, ना किया तो ये कर देंगे। तो वो अच्छा इंकशाफात के पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, रीजन होता है, ऐसे नहीं हो जाता। ना, ये मोहब्बत नहीं है, ये बार्गेन है, थ्रेट है, सपोर्ट रखी हुई है कि आपने वो चीजें ना की तो मैं ये कर दूंगा, आपने कर दिया नहीं यार वैसी गल मैं कर रहा सी, तुझे सीरियस। ये हमने बड़े ड्रामे देखे हुए सर। बताने हैं ना तो नाम बता दें जरा। ख्वाजा आसिफ साहब नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। ये भुट्टो साहब वाला है जो ताशकंद वाली बात थी, मैं बताऊंगा अयूब खान ने जनाब कश्मीर पे कैसे कंप्रोमाइज किया था उसके साथ, ये भी नहीं बताएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब भी नहीं बताएंगे। ठीक है जी, इसी पॉइंट पे आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।